यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम कंप्लीट करते हैं राष्ट्रपति के जो टॉपिक बहुत दिनों से चल रहा था। लगभग 20-22 क्लासेज हो चुकी हैं आपकी, और आज हम बचे कुचे राष्ट्रपति के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक? जितने भी राष्ट्रपति बने उन राष्ट्रपतियों के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन, उनके बारे में सामान्य जानकारी पढ़ रहे थे। और हम जिन राष्ट्रपतियों के बारे में पढ़ चुके वो लगभग 5-6 राष्ट्रपति हैं। तो हम कौन कौन राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके? एक तो हमने सबसे पहले पढ़ा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। यस, दूसरे राष्ट्रपति कौन थे भाई, बताओ? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी। पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। यहां मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं कि जाकिर हुसैन भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर मृत्यु हो गई। तो इस समय क्या हुआ? कार्यवाहक राष्ट्रपति पद बनाए गए और दो लोगों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। पहले कौन थे? वीवी गिरी, जो कि उस समय उपराष्ट्रपति पद पे थे। तो इन्होंने काम चलाया कुछ दिनों तक, फिर उन्होंने पद से रिजाइन कर दिया था। तो दूसरे कौन आए? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये कौन थे? ये इस समय सीजेआई पद पे थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। तो 3 के बाद मैंने सीधा यहाँ पे 4 लिखा है वीवी गिरी का नाम, क्योंकि वीवी गिरी इस पद पर पहले कार्यवाहक रूप से काम कर चुके थे। और यहाँ जो नाम आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? निर्वाचित रूप से। इनका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1950 से लेकर 1962 तक 12 साल तक एक राष्ट्रपति रहे। इसके बाद 1962 से लेकर 1967 तक ये राष्ट्रपति रहे। जाकिर हुसैन साहब 67 से लेकर 69 में इनकी डेथ हो गई। इसके बाद 69 से लेकर 74 तक वीवी गिरी राष्ट्रपति रहे, और 1974 से 77 तक फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति रहे। यहाँ तक के राष्ट्रपतियों की तो हम डिटेल पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से राष्ट्रपति के समय क्या क्या हुआ था। एक बार मैं आपको सिनॉप्सिस बता देता हूं कि जब भी कभी आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ें या प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें तो आपको पढ़ना क्या होता है। तो सबसे पहली चीज, इनका जो बर्थ प्लेस है वो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इनका जन्म किस साइड हुआ है इंडिया। जो करंट प्रेसिडेंट है उनके बारे में तो एक्यूरेट पता रखना है, बाकी राष्ट्रपतियों के बारे में स्ट्रेट आइडिया रहे। दूसरा, राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये किसी पद पे थे क्या, ये भी आपको याद रखना है। स्पेशली कौन से पद? जैसे कोई राज्यपाल रहे हों किसी राज्य के, या राजदूत रहे हों, उच्चायुक्त एम्बेसडर या हाई कमिश्नर रहे हों, या वित्त मंत्री रहे हों, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हों, या लोकसभा स्पीकर रहे हों, लोकसभा अध्यक्ष रहे। ये पद तो आपको याद रखना ही रखना है कि कौन कौन से राष्ट्रपति इन पदों पे कार्य कर चुके, स्पेशली स्पीकर और फाइनेंस मिनिस्टर और राजदूत। क्योंकि राज्यपाल तो कई ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2-2, 3-3 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। इसके अलावा और क्या पढ़ना होता है इनके बारे में? इनके द्वारा लिखी गई किताबें। एक तो कुछ ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने खुद ने बुक लिखी है, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने खुद ने तो नहीं लिखी लेकिन उनके जीवन के ऊपर किताबें लिखी गई हैं। तो एक इनके बारे में क्या याद रखना है? बुक्स। एक कोई स्पेशल मूवमेंट या कोई ऐसी घटना घटी हो इतिहास में जो एकदम अद्भुत थी, वो भी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, पंचायती राज का उद्घाटन। इसी प्रकार से इमरजेंसी,
बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये सारी वो बातें हैं जो एक नई घटनाएं थी। तो इस प्रकार की बातें राष्ट्रपति के बारे में याद रखनी है। इसके अलावा जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में आपको अपडेट के हिसाब से एक बात और ऐड करनी है कि इनकी हाल ही में यात्राएं किस देश की रही हैं। द्रौपदी मुर्मू की आपको यात्राएं याद रखनी है, बाकी तो सारे के सारे यही फैक्ट्स बनते हैं आपके राष्ट्रपति पद से। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हुई कि हमें राष्ट्रपति के बारे में और क्या पढ़ना है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि जो आपको पढ़ा दिया गया है वो सफिशिएंट है। राष्ट्रपति के बारे में हो सकता है कोई नई बात सामने आ जाए, किसी राष्ट्रपति को भारत रत्न अवार्ड मिल जाए या कोई और वजह से उसका नाम न्यूज में आ जाए, तो वो आपका अपडेट होगा, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी मोटी मोटी बातें पता रहे, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम पढ़ रहे हैं, फालतू की बकवास तो हम पढ़ते नहीं है, पर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। कहाँ तक हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में? फखरुद्दीन अली अहमद तक। तो इसके बाद कौन से राष्ट्रपति आते हैं? तो इनके बाद जो राष्ट्रपति आते हैं वो नीलम संजीव रेड्डी हैं। तो नीलम संजीव रेड्डी के बारे में क्या क्या जानकारी आपको पता होनी चाहिए? तो देखो, सबसे पहली चीज, नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1977 से लेकर 1982, मतलब पूरे 5 साल तक इन्होंने कार्य किया है। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ है। आंध्र प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट है अनंतपुर, और एक गांव है इल्लूर। इल्लूर गांव के निवासी हैं, और इनका जन्म 1913 में हुआ। ठीक, अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनका जन्म आज़ादी से पहले का है। यदि कोई ऐसा राष्ट्रपति अभी तक, मतलब नीलम संजीव रेड्डी तक की बात कर रहा हूँ, आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी देखेंगे कि अगर किसी राष्ट्रपति का जन्म आज़ादी के बाद हुआ है तो ऐसे एक राष्ट्रपति है कि दो है कि तीन है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद राष्ट्रपति बनने से पहले ये कौन कौन से पद पर रह चुके हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, और निर्विरोध अनअपोज्ड ऐसे राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी कि इनके समय 1977 में कोई अपोजिशन में खड़ा नहीं हुआ, और ये ऐसे बनने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, और उस समय कांग्रेस भी नहीं थी, तो ये गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति रहे हैं पहले। इसके बाद बात आती है इनकी कौन सी फेमस बुक है? तो इनकी फेमस बुक है विदाउट फेयर एंड फेवर। ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है जो 1989 में पब्लिश हो चुकी थी। तो देखो, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में 1977 से लेकर 1982 के बीच की इतिहास की जो घटनाएं घटी हैं उनको आप अच्छे से याद रखना है। मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं कि 1977 से लेकर 1982 तक इंपॉर्टेंट जो इवेंट हुई, और कोई ऐसी घटना घटी है क्या इतिहास में जो पहली बार हुई थी, ये आपको होमवर्क करना। ठीक है, ये हुआ नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले राष्ट्रपति कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 1982 से 87, मतलब पूरे 5 साल तक इनका कार्यकाल है। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ है पंजाब में, और सिख धर्म के ये पहले राष्ट्रपति हैं। तो प्रथम सिख राष्ट्रपति हैं ये। इनका जन्म पंजाब का जो फरीदकोट एरिया है वहाँ पे एक गांव है संधावा, और 5 मई 1916 को इनका जन्म हुआ है। इन्होंने कौन कौन से पद पर कार्य किया है? तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके, इंदिरा गांधी के समय होम मिनिस्टर रह चुके, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके। साथ ही साथ आप याद रखेंगे इनके द्वारा लिखी गई फेमस बुक कौन सी है? अमर शहीद इनकी फेमस किताब है, इनके द्वारा लिखी गई है। स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही इनकी दूसरी किताब है, और मेरे जीवन के कुछ पन्ने ये इनकी तीसरी किताब है। 1984 में कुछ आतंकवादी 1984 में कुछ आतंकवादी स्वर्ण मंदिर के अंदर घुस गए थे। तो इसी दौर में स्वर्ण मंदिर को बचाने के पर्पस से इंदिरा गांधी के कहने पर इन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो कभी याद आए ऑपरेशन ब्लू स्टार? वैसे तो इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन उस समय राष्ट्रपति कौन है? ज्ञानी जैल सिंह।
और इन्हीं के समय 1986 पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग हुआ है पोस्ट ऑफिस बिल पर। यह मैं आपको पढ़ा चुका कि पोस्ट ऑफिस बिल पर पॉकेट वीटो, वीटो वगैरह सारी चीज़ें पिछली क्लास में रिवाइज कर लेना। तो ये देखो ज्ञानी जैल सिंह के बारे में, एक तो पॉकेट वीटो का प्रयोग हुआ है पहली बार, ऑपरेशन ब्लू स्टार इनके समय की घटना है। इनकी जो डेथ हुई तो इनका समाधि स्थल कहाँ बना हुआ है? नई दिल्ली में। किस नाम से? एकता स्थल के नाम से। तो देखो कुछ राष्ट्रपतियों के मरने के बाद समाधि स्थल बनाए गए हैं। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल तो बिहार में बना हुआ है, दूसरे राष्ट्रपति का समाधि स्थल नहीं बना हुआ है, और इस प्रकार से कई सारे राष्ट्रपतियों के समाधि स्थल नहीं है, लेकिन इनका समाधि स्थल नई दिल्ली में एकता स्थल के नाम से बना हुआ। ये हुए आपके ज्ञानी जैल सिंह के। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं कि 11वें राष्ट्रपति कौन थे, अगर ऑर्डर के हिसाब से देखें तो आर वेंकटरमण। तो रामास्वामी वेंकटरमण नाम से पता लग रहा है कि साउथ इंडिया के राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ है तमिलनाडु के तंजौर में। कब हुआ था? 1910 में। इनके द्वारा लिखी गई एक ही फेमस किताब है कि मैं राष्ट्रपति पर काम कर रहा, राष्ट्रपति पद पर कार्य कर रहा था तो मेरे अनुभव क्या थे, माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स। इन्होंने कौन से पद पर काम किया है? तो पहले ये उपराष्ट्रपति रह चुके, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके। 1991 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जब पहली बार ऐसा हो गया था कि भारत की वित्तीय स्थिति खराब हो गई थी, उस समय भारत ने अपनी जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी में चेंज किया, और जो कंपनीज हैं उन कंपनियों को, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। तो एक रिफॉर्म शुरू हुआ, लिबरल प्राइवेटाइजेशन। ये वाला रिफॉर्म इनके समय शुरू हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो लिबरल प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये है एलपीजी रिफॉर्म। याद रखने की बात है, ये बहुत अच्छा सवाल है कि इंडिया में पहली बार ओपन इकोनॉमी की शुरुआत किसके समय होती है? आर वेंकट रमन के समय। मतलब भारत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री आके इन्वेस्ट कर सकती है और यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर सकती है। उसके लिए जो सरकार ने नॉर्म्स बनाए हुए थे, बड़े डिफिकल्ट नॉर्म्स, उनमें चेंजेस कर दिया था इसी समय 1991 के टाइम पे। तो ये हुए आपके आर वेंकटरमन, रामास्वामी वेंकटरमन के बारे में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, अगले राष्ट्रपति कौन है? तो नेक्स्ट राष्ट्रपति हैं शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 तक का है। यही वो टाइम है जब 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन ये पारित हुए थे और संविधान में एक नया लोकल गवर्नमेंट हमारे सामने आती है 1992 से 1997 के बीच। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म भोपाल में हुआ है, मध्य प्रदेश में। कब? 1918 में। इनके द्वारा लिखी गई कौन सी किताबें हैं? तो पहली किताब है इनका चेतना के स्रोत, दूसरी किताब है हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति, तीसरी बुक है इनकी शिक्षा के आयाम, चौथी है इमिनेंट इंडियंस, और पांचवी किताब इन्होंने लिखी जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, जवाहरलाल नेहरू द मेकर ऑफ मॉडर्न कॉमनवेल्थ। इन्होंने और कौन कौन से पद पर कार्य किया है? तो ये उपराष्ट्रपति पद पे रहे हैं, पंजाब और आंध्र प्रदेश के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। इनका समाधि स्थल करम भूमि के नाम से नई दिल्ली में बना हुआ है। तो ये बातें आपको शंकर दयाल शर्मा के बारे में याद रखनी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं अगले राष्ट्रपति के बारे में, तो अगले राष्ट्रपति कौन है आपके? के आर नारायणन। नाम से पता लग रहा है के आर नारायणन, मतलब ये भी साउथ के राष्ट्रपति हैं, और इनका जन्म कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में हुआ है जो कि केरल में पड़ता है। 1920 में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली में समाधि स्थल बनाया गया उदय भूमि के नाम से। भारत के ये पहले दलित राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति रहे थे और जेएनयू के कुलपति भी रह चुके। इनकी किताब कौन सी है? इसके अलावा एक पद और है इनका कि ये यूएसए में राजदूत, एम्बेसडर के रूप में भी रह चुके हैं। इनकी बुक है
इन द नेम ऑफ पीपुल, रिफ्लेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम। ये इनकी फेमस किताब है। अब देखो, एक ऐसा ही नाम है, KR नारायणन जैसा ही एक नाम है जिसका थोड़ा ही अंतर है, RK नारायणन। ये एक राइटर हैं, ध्यान रखने की बात है, ये कोई राष्ट्रपति नहीं है। KR नारायणन राष्ट्रपति है, ये एक ऐसे राष्ट्रपति, एक राइटर हैं जिनका नाम राष्ट्रपति से मिलता जुलता है। इनकी ये किताबें बहुत बार एग्जाम में आ चुकी हैं। मालगुडी डेज KR नारायणन ने नहीं लिखी है, ये RK नारायणन के द्वारा लिखी गई है। द डार्क रूम, द गाइड, माई डेज, स्वामी और उनके दोस्त, ये RK नारायणन की किताब है। तो आपको ध्यान रखना है, KR नारायणन एंड RK नारायण दो अलग अलग व्यक्ति हैं। एक भारत के राष्ट्रपति पद पे कार्य कर चुके हैं और एक राइटर पद पे रहे। इसके बाद आगे अगर हम बात करें अगले राष्ट्रपति की, तो आगे राष्ट्रपति हैं APJ अब्दुल कलाम आजाद। 2002 से लेकर 2007 तक ये राष्ट्रपति पद पे रहे। इनका जन्म 1931 को, सॉरी 1931 को कहाँ हुआ है? रामेश्वरम में। और रामेश्वरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। तो ये भी साउथ से हैं। इनके द्वारा किताबें बहुत सारी लिखी गई हैं। विंग्स ऑफ फायर, ये इनकी आत्मकथा है जो 1999 में पब्लिश हुई। इग्नाइटेड माइंड्स इनकी दूसरी प्रमुख किताब है। इंडिया 2020, बियॉन्ड 2020, माई जर्नी, युगांतर। इसके अलावा स्पिरिट ऑफ इंडिया, फैमिली एंड नेशन, द लुमिनियस स्पार्क, गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया 2014, ये इनकी बुक है। इनकी डेथ के बाद समाधि स्थल बनाया गया उसी रामेश्वरम में, जिसका नाम है कलाम मेमोरियल। अब देखो, याद रखने की बात यह है कि कलाम साहब किसी भी पूर्व राजनीतिक पद पर नहीं थे। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है, ये गैर राजनीतिक राष्ट्रपति हैं। भारत में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक पद पे नहीं था फिर भी उसको राष्ट्रपति बनाया गया, तो वो है APJ अब्दुल कलाम। तो ये कौन थे? इनको सब लोग जानते हैं कि ये साइंटिस्ट रहे हैं DRDO और इसरो में, और इन्हीं की बदौलत भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया। तो चलो थोड़ी सी बातें हम परमाणु परीक्षण के बारे में समझते हैं कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को पोखरण में हुआ, जो कि जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। और उस परमाणु विस्फोट का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इस नाम से हमने परमाणु विस्फोट किया, और जैसे परमाणु विस्फोट सफल हुआ तो हम दुनिया के 6ठे नंबर पे आ गए, जो ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु शक्ति संपन्न कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। ऐसे 5 और कंट्री हैं दुनिया में। इस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, 1974, 1974 के समय भारत 6ठा कंट्री बन गया था। इससे पहले सिर्फ 5 ही देश ऐसे थे जिनके पास परमाणु ताकत थी। वो कौन से देश थे? USA, रसिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। ये UN की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके परमानेंट मेंबर भी थे। बस सिर्फ इनके पास ही परमाणु ताकत थी, बाकी किसी के पास नहीं थी। लेकिन 1974 में हमने ऑपरेशन बुद्धा के नाम से परमाणु का विस्फोट किया, जो कि सफल रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें APJ अब्दुल कलाम के बारे में, तो ये राष्ट्रपति बनने से पहले वैज्ञानिक पद पे रहे। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और भारत की जो 5 मिसाइलें हैं वो इनके द्वारा लॉन्च की गई। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग। अग्नि भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी दूसरी है जो सतह से सतह पर मार करती है, कम दूरी की है। और आकाश, ये भी सरफेस से हवा में मार करती है। त्रिशूल भी सरफेस से हवा में, और ये है एंटी टैंक मिसाइल। ये मैं बात कर रहा हूँ 1974 की। 1974 के बाद हमने काफ़ी सारी मिसाइलें बना चुके हैं। बात आती है कि वर्तमान में भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल कौन सी है, तो आज भारत की 2 ताकतवर मिसाइल है। एक तो अग्नि 5 के नाम से है और दूसरी है ब्रह्मोस। अग्नि 5 जो मिसाइल है ये इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाने की क्षमता रखती है। 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक की ये मार कर सकती है।
और ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत ने रूस के सहयोग से विकसित की थी। बात समझ में आ रही है? तो देखो फाइनली हम ये टेक्नोलॉजी तो नहीं पढ़ रहे थे, पर कलाम साहब का नाम आया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम आया, तो हमने थोड़े परमाणु शक्ति संपन्न देशों के साथ साथ भारत का नाम भी थोड़ा देख लिया है। अब हम चलते हैं वापस से लौट के उसी पॉइंट पे कि कलाम साहब के बाद भारत में कौन राष्ट्रपति रहे। तो कलाम साहब के बाद भारत में पहली बार एक महिला राष्ट्रपति रही जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। 2007 से 2012 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये महाराष्ट्र के जलगांव की रहने वाली है। महाराष्ट्र के जलगांव में 1934 में इनका जन्म हुआ था और इनका विवाह, इनकी शादी सीकर में देवी सिंह शेखावत के साथ हुई, या देवी सिंह पाटिल के साथ हुई, सॉरी देवी सिंह शेखावत के साथ, राजस्थान में। खास बात ये कि इनका विवाह राजस्थान में हुआ है और ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी रही है। तो ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली राष्ट्रपति रही है और राष्ट्रपति बनने से पहले ये राजस्थान की राज्यपाल थी, और राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई महिला राज्यपाल के पद पर थी। इनके समय की खास बातें 2007 से 2012 के बीच की अगर हम देखेंगे तो इस समय एक अधिनियम लागू हो गया था, RTE एक्ट, राजस्थान एजुकेशन अधिनियम। इनकी एक किताब है फेमस, जब मैं राज्यपाल थी। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इनके समय बहुत कम लोगों को फांसी दी गई थी, इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो इनके बारे में एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि भारत में कौन दयालु राष्ट्रपति रही हैं, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही। इसके बाद अगले राष्ट्रपति की हम बात करें तो प्रणब मुखर्जी इनके बाद राष्ट्रपति बने, जिनका कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक रहा। इनका जन्म पश्चिमी बंगाल के वीरभूमि जिले के मीराती गांव में हुआ 1935 में। इनका समाधि स्थल राष्ट्रीय स्मृति स्थल के नाम से दिल्ली में बना हुआ है। इनके द्वारा लिखी गई किताबें द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, थॉट ऑफ रिफ्लेक्शन, द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स और द कोएलिशन ईयर्स। इन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी काम किया है। तो प्रणब मुखर्जी के बारे में एक खास बात, ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले राष्ट्रपति, तो अगले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 और ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि KR नारायणन पहले दलित राष्ट्रपति थे और रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं, जो कि कानपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, जिनका जन्म परौंख गांव में हुआ 1945 में, आज़ादी से 2 साल पूर्व। राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल रहे हैं। इनके द्वारा लिखी गई किताबें 2 हैं, लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स। एक किताब और है जो मोदी जी के भाषणों को एक साथ कलेक्शन किया गया था, जिसका नाम है नए भारत का सामवेद। इसका इन्होंने विमोचन किया है, लिखी नहीं है, इनका विमोचन किया है। तो याद रखने की बात है, इनके द्वारा 2 ही किताब लिखी गई और एक किताब का इन्होंने विमोचन किया था जिसमें मोदी जी के भाषण थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में। तो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनका कार्यकाल 2022 से आज तक का है। इनका जन्म ओडिशा के जो रायरंगपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बेदापोसी एरिया में ऊपरवेड़ा गांव में हुआ है। ये प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं, या तो प्रथम आदिवासी कह दो या प्रथम आदिवासी महिला कह दो। वैसे महिला की कैटेगरी में इनका नंबर 2 आएगा, क्योंकि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति हैं और द्रौपदी मुर्मू दूसरी राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति, और आदिवासी में नाम आएगा तो इनका नाम पहला आएगा। तो ये ओडिशा के रहने वाली हैं। इनका जन्म 1958 में हुआ है। देखो ध्यान रखने की बात है, अभी तक जितने भी राष्ट्रपति रहे वो 1947 से पहले जन्मे हैं। ये एकमात्र ऐसी राष्ट्रपति है वर्तमान की जो स्वतंत्र भारत में जन्मी है।
तो ये बहुत अच्छा सवाल बनता है आपका कि कौन सी ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है, तो द्रौपदी मुर्मू का है। ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। इलेक्टेड के हिसाब से देखेंगे तो 16 नंबर आएगा। इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी है, लेकिन इनके ऊपर कई लोगों ने बुक लिखी है, जिसमें एक तो है विंग्स टू आवर होप्स, उसका इन्होंने विमोचन किया है। उसी प्रकार से दूसरी बुक है मैडम प्रेसिडेंट, जो कि संदीप साहू की बुक है। तीसरी बुक है द्रौपदी मुर्मू, ट्राइबल एरिया से रायसीना पहाड़ी तक, ये किताब लिखी है कस्तूरी राय ने। ये इनके बारे में बेसिक जानकारी। अब बात आती है कि इन्होंने कहाँ कहाँ की विदेश यात्राएं की। तो इनके द्वारा 2022 में पहली विदेश यात्रा यूके की थी इनकी। 2023 में इन्होंने 2 देशों की यात्राएं की, सूरीनाम और सर्बिया की। 2024 में इनकी यात्रा देखो, सूरीनाम, सर्बिया, अल्जीरिया, मॉरिडोनिया, मॉरिशस, मलावी, फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर, ये कौन से एरियाज में आते हैं, इसको आप मैपिंग के थ्रू देख लीजिएगा। इस बहाने आपका मैप भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। 2025 में इनकी यात्राएं पुर्तगाल में रही, स्लोवाकिया में रही, वेटिंगटन सिटी, यूरोप में, अंगोला, बोत्सवाना। अभी रिसेंट 2025 की जो नवंबर है वो इनकी बोत्सवाना की यात्रा है। स्लोवाकिया यूरोप का कंट्री है जिसमें जाने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति हैं। तो ध्यान रखने की बात यह है, विदेश यात्राओं में अभी तक की यात्राएं बताइए। मैंने आपको फरवरी तक की, जरूरी नहीं है कि फरवरी तक की यात्रा पूछे, हो सकता है मार्च में, अप्रैल में अगर इनकी यात्रा शुरू होती है और आपका एग्ज़ाम 3-4 महीने के बाद है तो आपका वो अपडेटेड क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं और अगली क्लास में मैं आपसे पूछने वाला हूं, यदि हम बात करें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आपको क्या करना है। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, मैंने सब राष्ट्रपतियों का लोकेशन आपको बताया है, कौन से राष्ट्रपति कहाँ के हैं। तो नॉर्थ इंडिया से कितने राष्ट्रपति रहे हैं, आपको नंबर ऑफ प्रेसिडेंट बताने हैं कि कितने राष्ट्रपति उत्तर भारत के थे, कितने राष्ट्रपति दक्षिण भारत के रहे हैं, ईस्ट से कितने हैं, नॉर्थ ईस्ट से कोई बना कि नहीं बना है। इसी के साथ एक बात याद रखनी है कि सर्वाधिक राष्ट्रपति कहाँ से रहे हैं, नॉर्थ इंडिया से या साउथ इंडिया से। तो ये आपका होमवर्क है जिसको नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा। इसी के साथ मेरी तरफ से प्रेसिडेंट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब देखो हम क्या करेंगे, अभी होली की छुट्टियां आने वाली है आपकी, तो होली की छुट्टियों के बाद हम राष्ट्रपति से जुड़े क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन। राष्ट्रपति का फैक्ट मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप होली की छुट्टियों में रंग लगाने के अलावा पढ़ के भी आना है। तो सब लोग पढ़ के आएंगे, रिवाइज करेंगे। एक बार मुझे बताओ कि राष्ट्रपति पर कितने पेज हो अपने होमवर्क कर लिए। 20, 25, 30। कोई कंजूस सा बताओ कि कितने पन्ने भरे होंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एवरेज लगभग 25 पन्ने मान लेते हैं। अगर 25 पन्नों को आप ईमानदारी से पढ़ोगे, प्रॉपर तरीके से, रीडिंग की बात कर रहा हूँ मैं ना, तो मुश्किल से आप 2 घंटे में 25 पन्ने पढ़ सकते हो। फिर भी अगर आप किसी एक दिन में 3-4 घंटे बैठ के पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से रिवीजन हो जाएगा, सिर्फ एक दिन का काम। तो चाहे तो आप कल मतलब होली के दिन, उसके अगले दिन या उसके अगले दिन, 3 दिन का टाइम है, 3 दिन की छुट्टियां होंगी अपनी। 3 दिनों में से किसी भी एक दिन जब आपको फुर्सत मिल जाए, पूरे टॉपिक का रिवीजन कर लेना, क्योंकि बिना रिवीजन के क्वेश्चन नहीं होंगे। हम क्वेश्चन कौन से करेंगे, जो पिछले एग्जाम में आ चुके, सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे। मॉडल क्वेश्चन तो करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि पिछले सवाल जो आप सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया रहेगा इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को होली की शुभकामनाएं।